Hello, Bacha Party. Welcome to your one and only channel of Dr. Sakshi Baranwal, which is one-stop solution for all your biology. Okay, तो आज हम बच्चों यूकैरियोटिक सेल पढ़ने वाले हैं. इसमें हम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे. साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे कि वो कैसे बना है, कौन कौन से मॉडल बने थे, रिजेक्ट हुए, क्यों रिजेक्ट हुए, और साथ में ये भी जानेंगे कि उसमें ट्रांसपोर्ट किस किस मैकेनिज्म से होता है. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS रामैया डेंटल कॉलेज. सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट आई एम ए वेरी पैशनेट एजुकेटर. उसके अलावा आई डू सो मेनी थिंग्स लाइक सोशल वर्क एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चलिए इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे. और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे. बहुत जल्द मैं नोट्स एंड PDF भी यहाँ शेयर करने वाली हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है. सारे तरीके दिए हैं. इंस्टाग्राम पे मुझसे कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिली हुई हैं. चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं. तो कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा था जिसमें बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के चीज़ें प्रेजेंट थी. सेल ऑर्गेनल नहीं थे, अगर थे भी तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड थे. बहुत ही ज़्यादा हैपेजर्ड तरीके से प्रिमिटिव फॉर्म से सारी चीज़ें देखी गई. लेटर जब आपका इवोल्यूशन हुआ, एडाप्टेशन हुआ नए एनवायरनमेंट में, तो प्रोकैरियोटिक सेल आपके इवॉल्व होते हुए यूकैरियोटिक सेल की तरह बनने लगे. तो हमारे अंदर बेसिकली जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक है, इट्स नॉट प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. तो एक डेफिनेशन और आपको यहाँ याद रखनी है. डेफिनेशन तो नहीं, एक कॉन्सेप्ट है कि हर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर बट नॉट ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट, क्योंकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट भी होते हैं. ठीक है, तो बी क्लियर अबाउट इट. चलिए, तो यूकैरियोट में क्या क्या आता है आपका? प्रोटिस्टा आता है, कुछ सारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आती हैं, फंगी आती हैं, सारे आपके यूकैरियोट्स में आते हैं. राइट. कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. अब यहाँ पे आ चुका है बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी ऑर्गेनल के ऊपर एक लेयर आ चुका है, एक मेम्ब्रेन बन चुका है जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड है और अपना अपना मैकेनिज्म खुद में परफॉर्म कर रहा है. ये सारी चीज़ें कब डिस्कवर हुई? जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ. उसके बाद ही देखा गया कि ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनल भी अंदर प्रेजेंट हैं सेल के. क्लियर है? चलिए. possesses an organized nucleus with nuclear envelope. जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा था तो उसमें क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियोइड, जो क्या था? उसका जेनेटिक मटेरियल रखा था बट इट वाज फ्रीली फ्लोटिंग इन दी साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग था क्योंकि उसके ऊपर कोई लेयर नहीं थी. बट जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस है विथ न्यूक्लियर एनवेलोप और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. क्लियर है? चलिए, इसके अलावा इन जो न्यूक्लियस हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, बहुत सारे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या अलग अलग प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि कई बार लोकोमोशन में भी इनको काम देते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे. लोकोमोटरी इसलिए क्योंकि जब हम स्पर्म बात करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी इन्हीं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की वजह से हो पाती है. तो ये बहुत ही डेप्थ में हम आगे पढ़ने वाले हैं. बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस बातों को समझना है कि क्या ये कहना चाह रहा है. ठीक है. प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन है, डेफिनेटली दोनों यूकैरियोट हैं, बट उसमें भी कुछ कुछ डिफरेंस देखी जाती है. जैसे कि हमारे प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, अपना खुद का खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं. लेकिन वही एनिमल में एब्सेंट होता है क्योंकि एनिमल प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड करता है. वैसे ही प्लांट में मूवमेंट नहीं है ज़्यादा. ठीक है, तो उनके ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है उनके सेल में, ताकि वो उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर दे पाए, ताकि वो एक जगह पे खड़े रह पाए. इसके अलावा प्लांट के पास बहुत बड़ा रिजर्वॉयर होता है जिसको वैक्यूल कहते हैं, जो उनके लिए क्या कहेंगे, एक बैलेंस का भी काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है. ये हमारे एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है.
वहीं पे अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है एनिमल्स के अंदर, जो कि प्लांट के हायर प्लांट में एब्सेंट होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंस है यूकैरियोट्स में भी इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखेंगे क्या क्या बेसिकली डिफरेंस इन स्ट्रक्चर दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे हैं कुछ रेक्टेंगल शेप है, एक रिजिड शेप है, क्योंकि इसके ऊपर एक सेल वॉल है। क्योंकि आप सेल मेम्ब्रेन कितना भी एक्सपैंड कर दे वो तो क्या होता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, कितना भी एक्सपेंड करे एक हद के बाद सेल वॉल उसको रोक लेता है, ठीक है, क्योंकि भैया उसको मेंटेन करना है अपना पोस्चर, क्योंकि उसको स्टैंड स्टिल करना है। लेकिन एनिमल सेल बहुत ही मोबाइल होते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं, लोकोमोशन करते रहते हैं, तो उनमें एज सच कोई ऐसा सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती। तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसलिए मोस्टली ये ओवल शेप के सेल होते हैं। क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत छोटा सा होता है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, राइट। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट है, जो कि यहाँ एब्सेंट है। न्यूक्लियस में इनके क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है इनके साइटोप्लाज्म में, जो कि यहाँ पे एब्सेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। अभी बेसिकली देखेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है। एक तो आपके यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं फॉर नीट, इसके अलावा ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है या होम एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जी जो है, जो प्रोकैरियोट में तो नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड, लेकिन यूकैरियोट में ये प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल अगेन इसमें नहीं प्रेजेंट होते, बट यहाँ प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो दोनों में प्रेजेंट है, बट अगेन इनके टाइप डिफरेंट है। यहाँ पे अगर ये 70S हैं, जो कि किससे बन रहे हैं, 50S प्लस 30S से बनते हैं, राइट बच्चों। वहीं यहाँ 80S है जो 60S प्लस 40S से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 80S टाइप का राइबोसोम है, यहाँ पे 70S टाइप के हैं। सेल वॉल क्या होता है इनका, पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, यहाँ पे कोई पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। माइटोटिक डिवीजन इसमें नहीं होता है, इट्स नॉट प्रेजेंट। माइटोसिस एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। आई एम रियली सॉरी, दिस इज मियोसिस, दिस इज नॉट माइटोसिस, दिस इज मियोसिस। मियोसिस यहाँ पे नहीं होता है और यहाँ पे होता है। डीएनए विथ हिस्टोन यहाँ नहीं प्रेजेंट होते, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनके क्रोमैटिन फाइबर के अंदर, जो आपके जीन्स हैं उनके अंदर। क्रोमोसोम एक होता है, वन से ज़्यादा नहीं होता, यहाँ मोर देन वन ही देखा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इनके अंदर कोई स्टेरॉल्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी तरह का आपका पेप्टाइडोग्लाइकन या कैप्सूल की लेयर नहीं होती, इसलिए इनका जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है उसमें स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। माइक्रोप्लाज्मा वॉज द ओनली एक्सेप्शन, इसमें स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल कितने होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं। यहाँ पे मल्टी सेलुलर एंड कैन बी यूनिसेलुलर, इट्स नॉट दैट इट कांट बी यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, बट प्रोकैरियोटिक मल्टी सेलुलर नहीं होंगे। साइज ऑफ सेल क्या होता है, 1 to 5 माइक्रोमीटर, यहाँ 10 to 100 ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होता है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। इतना डिफरेंस होता है दोनों के साइज में, 10 to 100 टाइप्स बड़ा हो सकता है ये, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। अब हम चलेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों का ही पार्ट बनता है, ठीक। किस चीज़ से बना है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो आप डाइजेशन में भी याद रखते हैं। तो यही तीन चीज़ से आपका सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, लेकिन इनका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि तीनों बराबर 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 होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कम है, लेकिन ये कब प्रूव हुआ, ये इसको क्या कहेंगे आपके डिस्कवर करने में बहुत टाइम लग गया।
कई साइंटिस्ट आए और गए, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी कि सेल मेम्ब्रेन में ऐसे अरेंज होता है लिपिड, ऐसे अरेंज होता है प्रोटीन, बट कई थ्योरीज के बाद फाइनली एक थ्योरी आई जिसने इसको अभी तक मोस्ट एक्सेप्टेड मानी जाती है। तो देखते हैं क्या क्या थ्योरीज आई थी। पहला थ्योरी आई थी सैंडविच मॉडल, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सैंडविच मॉडल या ट्राइलैमेलर मॉडल, जिसको डेवसन एंड डैनिली ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, डेवसन एंड डैनिली ने। इन्होंने क्या दिया था, सैंडविच मॉडल, जिसमें दो प्रोटीन की लेयर थी जिसके बीच में लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, दो आपकी प्रोटीन की लेयर के बीच में बाई मॉलिक्यूलर लिपिड की लेयर अरेंज होती, ये इनका मॉडल था। लेकिन ये मॉडल एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, अगर इतना सही, अगर आप आज वाला मॉडल देखो तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बेसिक इन्होंने जो एक गलती की थी कि इन्होंने ये नहीं समझा पाए अपने मॉडल से कि भाई जो डिफरेंट आपके कंस्टिट्यूएंट जो सेल के अंदर जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, उसका जो नेचर है वो इनके लेयर के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था कि किस तरह वो एक्सेप्टेड है अंदर आने के लिए, और किस तरह कोई चीज़, मतलब इनका सेलेक्टिव परमिएबिलिटी सीरियसली से समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये की चीज़ों को मना कर रहा है, क्यों ये चीज़ों को आने दे रहा है, किन को नहीं आने दे रहा है। इसलिए नेक्स्ट मॉडल दिया रॉबर्टसन ने, इन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, इन्होंने कुछ खास चेंज किया नहीं सैंडविच मॉडल में, इन्होंने बस इतना बोल दिया कि जो सैंडविच मॉडल था वो बहुत ही सिमिलर है इनका मॉडल भी, लेकिन इन्होंने एक चीज़ ऐड कर दिया कि जितने भी मेम्ब्रेन है, बेसिकली इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, किसी भी तरह का मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है। लेकिन अगर ये बात है तो क्यों भाई हर डिफरेंट ऑर्गेनल डिफरेंट चीज़ों को अंदर आने दे रहा है और डिफरेंट काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये तो एकदम ही इनकी थ्योरी तो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर दी गई, क्योंकि ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी अगेन नहीं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की समझा पाए थे। फाइनली जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, ये हमारा रॉबर्टसन का मॉडल है जो कि बहुत सिमिलर था सैंडविच मॉडल से भी, ठीक है। फाइनली मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इनका मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड, इन्होंने एक्चुअली चेंज किया मॉडल में और बताया कि क्यों ऐसा सेमी परमेबिलिटी एग्जिस्ट करती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इन्होंने क्या दिखाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इट्स नॉट लिपिड बाइलेयर। पहली बात इन्होंने बताया कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ठीक है, लिपिड के साथ फॉस्फेट एलिमेंट भी अटैच्ड, राइट। पहला चीज इन्होंने फॉस्फोलिपिड बताया जो बाइलेयर में अरेंज्ड है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्वासी फ्लूइड नेचर की, यानी कि हाफ वाटर एंड हाफ सॉलिड, मतलब क्या कहेंगे, जेली फॉर्म में, एक तरह से जेली जो सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड होता है, इसलिए कोई भी चीज़ इजीली उसके अंदर बाहर जा सकती है। इसलिए उसमें बायलेटरल मूवमेंट, कोई चीज़ बहुत ही सख्त होगी तो अंदर जाने में बहुत दिक्कत करेगी, कोई बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होगी तो वो हर चीज़ को अंदर जाने देगी। लेकिन इन्होंने बताया कि क्वासी फ्लूइड नेचर है हमारे किसका, प्लाज्मा लेमा का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ही अंदर जा पाती, कुछ चीज़ें ही नहीं जा पाती। लेकिन इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी एड ऑन्स किए, कुछ और भी थ्योरीज दी कि भाई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो है ही, साथ साथ जो प्रोटीन की लेयर है, जो प्रोटीन हमारे अंदर प्रेजेंट है, वो भी दो तरीके का है। कैसे, चलो देखते हैं। फ्लूइड नेचर जो थी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या मदद कर रही है, वो सेल ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन, सेल डिवीजन, सारी चीज़ को डिफाइन करने में मदद कर रही है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पॉसिबल है अगर इसका सेमी फ्लूइड नेचर है। कोलेस्ट्रॉल भी आपका प्रेजेंट होता है, मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड, कुछ पार्ट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है बीच बीच में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोलिपिड। ये क्यों प्रेजेंट होता है, ये स्टेबिलिटी देता है किसको, हमारे इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए जो उसको थोड़ा सा क्या कहेंगे, फॉर्म सपोर्ट दे पाए, तो ये सपोर्ट का काम आपका कोलेस्ट्रॉल करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट मेम्ब्रेन में, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अब देखेंगे प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, बहुत ही कस के बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं? ये भी पार्शली बरीड होते हैं या टोटली बरीड। पार्शली बरीड में क्या होगा, ये बहुत अच्छे से फिक्स तो है फॉस्फोलिपिड में, लेकिन हो सकता है ये दोनों मेम्ब्रेन में अटैच हो, लेकिन ये पार्शियली अटैच्ड हो। और एक होता है जो दोनों मेम्ब्रेन को पूरी तरह से कवर कर रहा है। देखो ऐसे, जैसे आपका ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, मान लेते हैं यहाँ पे कि ये रहा हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक। अब कलर चेंज कर लेंगे ताकि देख पाए कि कौन सा लिपिड है। अब यहाँ पे जो पूरा एकदम टाइटली बाउंड होके ये प्रोटीन आ रहा है, ये होगा आपका क्या, टोटली बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन, दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। लेकिन कोई कोई प्रोटीन ऐसा होगा जो कि पार्शली ही आपका क्रॉस कर रहा है, पूरी तरह से एम्बेडेड नहीं है, तो ये पार्शली बरीड हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्शली बरीड। और ये टोटली बरीड है, ये टोटली बरीड है। क्लियर है? इस तरह से आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है जो कि बोथ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इन बोथ मेम्ब्रेन्स, बोथ लेयर्स लिख दो, बाइलेयर है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो बोथ लेयर में प्रेजेंट है ये, ठीक है। टोटल बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन फॉर्म कंप्लीट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड टनल प्रोटीन। टोटली बरीड प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? टनल प्रोटीन। ये पूरी तरह से दोनों को क्रॉस कर रही हैं। प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये वाटर सॉल्युबल चीजों को इजीली अपने थ्रू क्रॉस करने देती हैं। इसके अलावा होता है पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि केवल सुपरफिशियल लेयर में होता है। इसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और क्यों जरूरी है ये भी हम बता देते हैं। अब देखो जैसे ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, अगेन वी विल सी, ठीक, नीचे भी बना दो, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अब यहाँ पे जब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऊपर की तरफ ऐसे अटैच्ड है, यहाँ पे ऐसे अटैच्ड है, मतलब ये एक ही लेयर में आ रहा है, लेकिन इनका होना जरूरी है क्योंकि कई सारे ऐसे सेल्स हैं जिनमें सरफेस प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि आपका स्पर्म हुआ, स्पर्म जब ओवा में एंटर करता है तो उनमें सरफेस एक्शन की वजह से, सरफेस प्रोटीन की वजह से उनका मैकेनिज्म हो पाता है, उनका इंटरैक्शन हो पाता है। तो इसलिए सरफेस प्रोटीन कई प्रोसीजर्स में जरूरी होते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन में भी मदद करता है, वही एग्जैक्टली बताते, सेल रिकॉग्नाइजेशन में। ब्लड एंटीजन भी हमारा सरफेस प्रोटीन पे ही, यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पे प्रेजेंट होता है, जो कि इजीली एंटीबॉडीज बनाने में या अपने एंटीजन को सेलेक्ट करने में, पहचानने में मदद करता है। तो ये देखो, ये शेप है हमारे किसका, ये है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाम याद रखना है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से यहाँ बीच बीच में ग्लोबुलर टाइप के, ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कहाँ है? ये बीच में देखो, बड़े बड़े पूरी तरह एम्बेडेड है। पेरिफेरल जो एक्सट्रिंसिक है वो एक ही लेयर में, राइट। तो ये आपके इस तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, देखो गोला गोला, और इसकी डंडी निकली है। तो इसमें एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। तो हाइड्रोफिलिक एंड क्या होता है? ये जो जो गोलू गोलू बने हुए हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी इनको पानी से लगाव है। लेकिन जो ये धागे जैसा इनका स्ट्रैंड्स निकला है ये हाइड्रोफोबिक है। दिस हैज नो पोलैरिटी फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, वाटर से बिल्कुल ही दूर रहता है पोलर मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो इस तरह के दो तरह का इसका नेचर होता है, ठीक। चलिए अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। पहले देखेंगे दो मेथड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का इन द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब कि टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, जो कि डिफ्यूजन में देखते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस में देखते हैं हम लोग, जिसमें एनर्जी का खर्चा नहीं होता है, ठीक है।
जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई चीज़ ईजिली हो जाती है जैसे, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन के विपरीत नहीं हो रही, विपरीत नहीं होगी, राइट। वो कॉन्सेंट्रेशन के जैसे एक एग्जांपल हम आपके लिए लेंगे, जैसे पेड़ से फल गिरा, न्यूटन बैठे थे नीचे, उन्होंने ग्रेविटी का खोज किया, राइट। वो पेड़ से फल क्यों गिरा? दैट वाज अ नेचुरल फिनोमिना, उसमें एज सच कोई एनर्जी की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन सपोज यही फल जो नीचे गिरा है, इसको आपको ऊपर पेड़ पे वापस फेंकना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? अपनी एनर्जी से फेंकना होगा, ये अपने आप तो उड़ के जाएगा नहीं। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन के विपरीत काम कर रहे हैं, यानी ग्रेविटी तो नीचे की तरफ थी तो इसलिए फल नीचे गिरा, लेकिन अगर आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना तो एनर्जी का यूज होता है, जो किस फॉर्म में? आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, ठीक। उसी तरह से जब कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू कोई काम होता है नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में, तब एनर्जी का खर्चा नहीं होता, लेकिन आप अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब काम करते हो तो एनर्जी चाहिए होती है, और उसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनता है ये जानेंगे पहले। जहाँ पे किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ से उस चीज़ का मूवमेंट होके कम, जहाँ कम होता है उसकी तरफ जब मूव करता है, तब कहते हैं इसको टूवर्ड्स दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगेंस्ट कब होता है? जब कोई चीज़ कम होती है और उसको ज़्यादा की तरफ भेजा जा रहा है, ऑलरेडी वो कम है, उसको और कम किया जा रहा है, तो इसके लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, और यही यूज होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? चलिए, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है जहाँ पे एटीपी का यूज हो रहा है, ठीक है। एटीपी क्या है हमारा? क्या है? करेंसी ऑफ सेल है, जो कि एनर्जी दे रहा है। करेंसी ऑफ सेल है जो कि एनर्जी दे रहा है। क्लियर है? चलिए, वन अकर इन फ्यू आयन, जैसे सोडियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप है बॉडी सेल्स में, जो कि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से ही काम करता है। इसमें कैरियर प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होते हैं। कैरियर प्रोटीन क्या होता है बच्चों? जब किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना होता है और वो नहीं हो पाता, तो उनको क्या करते हैं? किसी ऐसे चीज से कंबाइन कर जाते हैं कि जो कि इजीली वहां से चला जाए, इजीली वहां से चला जाए। अच्छा, अभी इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी होता है कि कोई फॉरेन में रहता है, ठीक है, एक लड़की इंडियन है, मान लो फॉरेन में, उसको उससे उसकी शादी किसी फॉरेनर लड़के से हो रही है, ठीक है। अब वो उसका तो वहाँ का कोई ग्रीन कार्ड वार्ड है नहीं कि वो सिटीजन बन के वहाँ की रह ले, लेकिन जो आदमी से वो शादी करी वो फॉरेनर है, ठीक है, उसके पास तो वहाँ का सिटीजनशिप है, वहाँ का वो रहने वाला है। तो जब वो उस लड़की से शादी करता है, तो वो लड़की अपने हस्बैंड के थ्रू उनको कैरियर बना के उस देश में सिटीजनशिप पा सकती है, राइट। तो क्या हुआ? वो डायरेक्टली तो नहीं पाई, बट उसने कैरियर, उसने एक सपोर्ट का यूज किया, जिसकी वजह से उसको इजीली एंट्रेंस मिल गई। बस वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का खर्चा नहीं होगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही चीजें फ्लो करेंगी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ये भी 3 तरह के होते हैं। ऑस्मोसिस पहला है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल, केवल वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, कुछ भी नहीं, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल। यहाँ पे सेमी परमिएबल लिखना पड़ेगा, सेमी परमिएबल से अच्छा है हम लिखेंगे क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल सही वर्ड नहीं है, अब हम बड़े हो चुके हैं, बुद्धू वाला काम नहीं करना है। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। इसकी वजह से चीजें आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है हायर रीजन से लोअर रीजन तक। दूसरा है डिफ्यूजन। देखो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ ज्यादा था, भले ही ट्रांसपोर्ट से इधर वाला लेवल बढ़ गया, लेकिन उसको क्या करना है? अपने वाटर मॉलिक्यूल को बराबर करना है। डजंट मैटर कि उसका लेवल बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बट उसको वाटर मॉलिक्यूल बराबर करना, तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा, बाकी कोई चीज पे वो ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जैसे एक बूंद आप कोई इंक गिरा दो पानी में, तो जगह पे एक ही गिरा है, लेकिन वो थोड़े देर में पूरे पानी में फैल जाता है। वही काम हमारा डिफ्यूजन करता है। डालोगे एक ही जगह, बट कंसंट्रेशन एक ही जगह बढ़ा है, लेकिन उसको क्या करना है? इक्विलिब्रियम में लाना है,
तो इसलिए वो पूरे पानी में धीरे धीरे इनको फैला देगा। कब तक? जब तक पूरे पानी में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाए। तो बस वही वाला काम है यहाँ पे। देखो डिफ्यूजन में इनका मूवमेंट बहुत रैंडम होता है, कोई ऐसा पाथ नहीं है, पाथवे जिगजैग रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं ये लोग। तीसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये बहुत ही हद तक आपके क्या कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह है। यहाँ पे एनर्जी का बस खर्चा नहीं हो रहा है और चीज़ें फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो ग्रेडियंट ही जा रही, लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरत है एक चैनल की, एक आपके कैरियर की, जो कि इनका ट्रांसपोर्ट करा पाए। बस एनर्जी का खर्चा नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा समझना है। ये होता है फैसिलिटेटेड आपकी क्या डिफ्यूजन। इसमें भी प्रोसेस में एनर्जी का यूज नहीं होता है। अभी देखेंगे एंडोसाइटोसिस, जब चीज़ों को अंदर लाना हो। एंडो मतलब अंदर लाना हो, जब चीज़ों को अंदर लाना हो तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, यानी सेल कोई चीज़ पी रहा है, लिक्विड फॉर्म में अंदर ले रहा है, तो उसको कहेंगे पिनोसाइटोसिस, इसीलिए इसको सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। दूसरा होता है जब सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ लेता है, उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी सेल ईटिंग, उसको कहते हैं सेल ईटिंग। क्लियर है? इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जब पिनोसाइटोसिस होता है तो लिक्विड मटेरियल अंदर आता है, जब फैगोसाइटोसिस होता है तो सॉलिड कॉम्प्लेक्स वेसाइकल के फॉर्म में आपके सेल के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टिकल को कैसे मेम्ब्रेन कैच करता है, पहले उसके अराउंड मेम्ब्रेन बना देता है, फिर उसको अंदर ले लेता है। इतना सिंपल सा प्रोसीजर होता है इनका। ठीक है, लास्ट है हमारा क्या, एक्सोसाइटोसिस, जिसको सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं, यानी सेल चीज़ों को बाहर निकाला, बाहर फेंक रहा, तो सेल वॉमिट आउट करता है। जो इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है? देखो किस तरह जा रहा है, ये बाहर चला गया, वेसाइकल के फॉर्म में मेम्ब्रेन तक आता है, मेम्ब्रेन एक जगह से खुलती है और उसको रिलीज कर देती है और उसका वेसाइकल मेम्ब्रेन में ही मर्ज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अभी यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हुआ। हमने इंट्रो देख लिया कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रोकैरियोटिक से अलग होती हैं। कल हम सारे ऑर्गेनल शुरू करने वाले हैं, तो डू नॉट वरी, आई विल बी बैक विथ यू गाइज सून विथ सेल ऑर्गेनल्स। अभी आज का क्वेश्चन आपके लिए, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है? A, B, C या D? You have to recognize the right answer and let me know in the comment section. कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट आए आप वहाँ पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, और इसका आंसर भी मुझे नीचे कमेंट में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाय द हेल्प ऑफ, किस तरह से इनका ट्रांसपोर्ट होता है? बहुत सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, बट यू हैव टू गिव मी द आंसर। बोथ आंसर्स आई नीड। ये थोड़ा सा गुगली है लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन। जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा सेशन को, एंड डू सब्सक्राइब। अभी तक वो लाल बटन नहीं दबाया, जल्दी से दबा दो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे कि मैम लाइव कब आ रही है। ओके, लाइव तो नहीं, जब भी मेरा सेशन आएगा आपको पता चल जाएगा। ओके, तो लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा, एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि यहाँ पे सिर्फ उनको स्पेसिफिक एक एक टॉपिक का उनको पूरा लेक्चर छोटा छोटा मिल जाए। एंड डू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट रेड बटन। ओके, सी यू गाइज विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, बी एट होम। ओके, बाय बाय।